जैसे राजस्थान में भजनलाल शर्मा का नाम एक बहुत ही लाइट वेट नाम है, जिनको अपने डायनेमिज्म के लिए कम से कम जयपुर के बाहर तो शायद नहीं जाने जाते होंगे। सांगानेर में भी जब वो गए तो एक तरीके से नॉन एंटिटी थे वहां पे, बहुत सारे लोगों को उनका नाम नहीं मालूम था। मोहन यादव जी जरूर मंत्री थे, लेकिन उनके बारे में भी कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा सुना ऐसा नहीं है। विष्णुदेव साई भी के बारे में भी यही बात कही जा सकती। तो बिल्कुल लाइट वेट लोगों को सामने लाना क्या बड़ा जोखिम है, या जो बार बार कुछ लोग कहते हैं, जो मोदी जी के क्रिटिक हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी को मजबूत नेता नहीं चाहिए, इंदिरा गांधी की तरीके से मजबूत नेता की जरूरत नहीं है, ऐसे नेता हो जो कहने पर उठे और कहने पर बैठे। और इंदिरा गांधी अक्सर ये काम किया करती थी। इसके अनम्यूट करें बाद सर। से अनम्यूट ही है, आवाज आ हाँ रही? जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। तो मुझे तो याद आ रहा था वो समय, इंदिरा जी का ही समय याद आ रहा था, जब वो अपनी मर्जी से इसी तरह जिसको चाहा उठाया, बदला, बनाया, हटाया, गिराया, ये सब करती थी। तो एक छत्र साम्राज्य जैसा था उनका, और उनकी इच्छा के विरुद्ध बोलने के साहस किसी का नहीं होता था, क्योंकि वही जिता कर लाने वाली थी। इसलिए उनका हर हर चीज, हर हर कह लें कि सब कुछ माफ था उनको। तो निश्चय ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब ऐसी स्थिति में हैं कि उनको दूर दूर तक कोई चुनौती देने वाला तो बहुत ही दूर की बात है, उन पर सवाल खड़े करने वाला भी कोई पार्टी में नहीं बचा है। और देखिए, एक परंपरा ये रही है जो अब नाम मात्र की इस बार हमने देखा रही, कि जो विधायक दल होता है किसी पार्टी का, वो अपना नेता चुनता है, और दिखावे के लिए ही सही, जब अगर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई नाम नहीं आता था, तो एक ये कोशिश होती थी पर्यवेक्षक वगैरह भेजकर कि जो स्थानीय नेताओं में, जो नए चुन के आए हुए विधायकों में जो लोकप्रिय हो, जिसमें सबसे ज्यादा संभावना हो, जिसका समर्थन ज्यादा हो, उनमें से किसी एक को चुना जाए, जो सचमुच एक लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन ये तीनों लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि ये अपने अपने विधायक दल की पहली पसंद नहीं थे, और वो क्यों यही लोग लिए गए? क्या और लोग इनसे बेहतर नहीं थे, या कुछ और इनमें क्या विशेष गुण था? अभी ये हमको पता नहीं चला है। हो सकता है कुछ आगे चल के पता चले कि कौन से विशेष कारण थे कि इतने बड़े विधायक दल के होते हुए नेतृत्व ने इनको चुना। लेकिन ये तय है कि वो अपने स्थानीय, अपने साथियों की पहली पसंद नहीं थे नेतृत्व के लिए, नेता बनने के लिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये तो ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ विजय से कि ये पीढ़ी परिवर्तन है, और एक समय के बाद पीढ़ी परिवर्तन की जरूरत महसूस होती है। लोकसभा चुनाव के लिए एक नए ताजे चेहरों के साथ, एक नई ताजी ऊर्जा के साथ पार्टी रण में उतरे, राज्यों में नए लोग दिखें, कुछ नयापन हो, कुछ नई नीतियां हो, नए तौर तरीके हो, इससे एक लाभ होता है निश्चित रूप से। और कभी न कभी तो लोगों को हटना ही पड़ता है अपने पद से, पद छोड़ना पड़ता है कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन जो मुझे दिखता है इसमें से एक संदेश तो ये बहुत साफ है। पहली बात ये कि ये बिल्कुल संघ समर्थित और स्वयंसेवक मुख्यमंत्री हैं ये पूरी तरह से। दूसरी बात कि जो एक प्रादेशिक नेतृत्व की स्वायत्तता या उसका आभास देने की कोशिश भी अब तक रहती रही है, अब वो कोशिश भी नहीं, कम से कम बीजेपी को महसूस नहीं होती कि वो कोशिश करने की भी जरूरत है, या वो ऐसा दिखने की जरूरत है। और इसमें जोखिम, जो वो भी विजय ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस समय पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसी स्थिति में हैं कि वो कुछ भी कर लें, कोई भी प्रयोग कर लें, वो प्रयोग कितना ही नाकाम हो जाए, लेकिन उनको चुनौती नहीं दी जाएगी। वो ये राजनीतिक, बड़े से बड़ा राजनीतिक जोखिम मोल ले सकते, उठा सकते हैं। वो ऐसे साहसिक कदम उठा सकते हैं जो कोई सामान्य गणित लाभ हानि देखने वाला सामान्य राजनीतिक नेता शायद ना उठाए, कोई पार्टी ना उठाए। लेकिन अभी वो जिसे हम अनअसेलेबल कहते हैं अंग्रेजी में, एक ऐसी स्थिति में है कि उनको ना तो देश में कोई चुनौती है,
अपनी पार्टी के भीतर कोई चुनौती का प्रश्न ही नहीं है, ना राज्यों से कोई चुनौती है। जो हो सकती थी वो चुनौती इन विधानसभा चुनाव में नष्ट हो गई। तो इस समय उनके सामने बिल्कुल खुला मैदान है, राज्यों में भी और लोकसभा की दृष्टि से भी। और इस समय वो जिसको चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगले 5-10 साल के लिए उनके पास 3 बड़े चेहरे, और 3 नहीं, आप देखिए 9 लोग एक तरह से नए नेतृत्व की, नए युवा ताजे नेतृत्व की स्थितियों में रखे गए हैं। उसमें जाति समीकरण भी हैं, उसमें क्षेत्रीय समीकरण भी हैं, वर्गीय समीकरण भी हैं। तो जातीय गणित के हिसाब से भी उन्होंने उनको फिट किया है। लेकिन अब ये पार्टी को आगे ले जाने वाले अगले 5-10 साल के लिए हमारे सामने ये चेहरे होंगे। लेकिन असली ताकत, निर्देश हम जानते हैं कि किसके हाथ में रहेगा। और एक अंतिम बात मुझे ये लगती है कि अब ये इन प्रदेशों में हम जो प्रशासन देखेंगे वो मुख्यतः नीतियों में पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व के अधीन होगा, और जो प्रशासन होगा वो अधिकारियों की मदद से चलेगा। कोई स्थानीय पार्टी के नेताओं का जोर चले, उनका कोई उत्व हो, उनका कोई वर्चस्व हो, उनकी वरीयताएं हो, उसकी चिंता शायद अब ज्यादा नहीं की जाएगी। बट राहुल जी, अगर ये होने वाला है तो फिर हम कैसे मानेंगे कि ऑल्टरनेट लीडरशिप पैदा करना एक की कोशिश थी ये? क्योंकि अटल आडवाणी के जमाने में जब शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी गई तो वो टोटल ऑटोनोमस थे मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को, मध्य प्रदेश की सरकार को चलाने में। उनको सेंटर से किसी तरीके की कोई बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता था। या यही चीज रमन सिंह के बारे में भी दी गई, वो केंद्र में मंत्री थे, फिर उनको वहां भेजा गया। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी वसुंधरा राजे सिंधिया को भेजा गया। बट ये तीनों वो चेहरे थे जो नॉन चेहरे थे, कहीं ना कहीं उनको कुछ एक्सपीरियंस था। भजन लाल शर्मा पहली बार के एमएलए है, मंत्रालय चलाने का कोई अनुभव नहीं है। उनसे ज्यादा अनुभवी अगर देखें तो वहां गजेंद्र सिंह शेखावत थे, अर्जुन दास मेघवाल थे, राजवर्धन सिंह राठौर थे। तो ये वो नाम थे जो 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 अपने साथ एक कुछ डायनेमिज्म लेकर आते थे, कम से कम दिखते जरूर थे। तो भजन लाल शर्मा जैसे ये जड़ों वाले नेता थे और ये प्रभाव वाले नेता थे। तो कारण वही है जो आपने अभी कहा कि विकल्प चाहिए नहीं, कोई वैकल्पिक नेतृत्व नहीं चाहिए। किसका विकल्प? तो केवल कुछ चेहरों को, लोगों को हटा के प्रभाव वाले, जड़ों वाले और बिल्कुल जिनकी वरीयता, जिनका काम और जिनकी उपलब्धियां प्रमाणित हैं, स्थापित हैं, उनको हटाकर बिल्कुल नए लोगों को दे दिया गया। देखिए, हमें याद करना होगा कि गुजरात में जो प्रयोग किया था इन दोनों ने, वो मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व है। तो जो पार्टी कि पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया बीच में, और कहीं कोई कुछ नहीं है उसका, हम जानते नहीं कि कोई उसमें नाराजगियां हुई होंगी, बहुत सारे मनमुटाव भीतर हुआ होगा, लोग अपना गम का घूंट पी गए होंगे, लेकिन प्रत्यक्षतः पार्टी पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं कि वो इस गुजरात वाले प्रयोग को ज्यादा बड़े स्तर पर कर सकते हैं। और अब मैं अगर कहूं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं और वही मुख्यमंत्री हैं इन तीनों जगह, आप उनको और अमित शाह जी को दोनों को एक करके देखें तो अब वही उन्हीं का चेहरा रहा इन चुनावों में। लोकसभा चुनाव में भी उनका ही चेहरा होगा, वही जिता कर लाएंगे और जिसको चाहेंगे उसको वो जहां चाहेंगे वहां बिठाएंगे। तो ये एक बिल्कुल नया दौर है, मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति का, बीजेपी का तो है ही, जहां पर आंतरिक लोकतंत्र की एक व्यवस्था रही है, एक आदर रहा है। अब एक दोनों पार्टी और देश एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश कर गए हैं। देखते हैं कि इसके क्या परिणाम निकलते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।